भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हम लोग का सौभाग्य हमारे सीनियर श्री मनीष ठाकुर साहब हमारे आज प्रारब्ध चैनल पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप, दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, मनीष ठाकुर जी के बारे में थोड़ा मैं परिचय दे दूं। एक इनका अपना यूट्यूब चैनल है मनीष ठाकुर शो। अद्भुत कंटेंट होता है वहां पर और सर का अपना जो व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र है जिस पर इनका दक्षता है वह है दिल्ली मीडिया को बहुत कायदे से बहुत करीब से देखा है इन्होंने और उस पर ये लगातार दिल्ली मीडिया किस प्रकार का दोहरा व्यवहार करती रही है उसको आज से नहीं सर सालों से देख रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस प्रकार से बात करते हैं। दूसरा यह कि सर ने कोर्ट बहुत ज्यादा कवर किया है अपने पत्रकारिता के दिनों से और बहुत ही सीनियर पत्रकार रहे हैं आप, आज भी हैं और सर से बचता कोई नहीं है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। यह है कि गलती की है तो फिर नजर में आए हो तो आप पर बात जरूर होगी और वो कायदे से होगी। तो बस सर, और सर की किताब है पत्रकारिता का काला अध्याय, आप लोग को जरूर खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। क्या किस प्रकार से एक दौर था वन वे मीडिया जो चलता था, कंट्रोल करता था नैरेटिव, और किस उन लोग को बाद में हमने 2014 के बाद अपने कपड़े खुद फाड़ते हुए देखा। तो उस पर सर की बहुत एक अच्छी किताब है पत्रकारिता का काला। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद संदीप जी। सर अभी हम आज फिलहाल कुछ दिनों से देख रहे हैं कि दिल्ली मीडिया में हलचल मची हुई है। अर्णव जी के बहाने हो चाहे इंडिया टुडे ग्रुप में काफी लोगों का आना जाना हो रहा है। राहुल कमल भी छोड़ गए और पहले भी काफी चर्चित रहा और अभी उनका डिजिटल जो एक चैनल है उस पर भी कुछ चीजें बदलाव आ रहे हैं नए नए। प्लस हम देखते हैं कि संघ के कार्यक्रमों में कलीपुरी जी जो कि अरुण पुरी जी की बेटी हैं वह भी जा रही हैं। आप इस समय सर दिल्ली मीडिया के इस व्यवहार को कैसे देखते हैं जो सदैव गांधियों की गोद में ही रहा? जी मनीष जी, आजकल कुछ हलचल है? जी सर। मुझे इसमें सिर्फ लगता है कि जैसे कई बार ये एक बिजनेस है। मेरे अभी एक पत्रकार साथी से मेरी बात हो रही थी, मेरे सीनियर हैं वो। चूंकि उनकी पत्नी ने लिखा कि फेसबुक पर कि वो बहुत बीमार हुए और हॉस्पिटल में 5-6 दिन रहे, तो मेरी इच्छा हुई कि बात करने की, तो मैंने आज उनसे संवाद किया उनकी पत्नी से। चूंकि बातचीत होती रही है, कई बार वो क्लोज रहे तो एक होता ना कि फैमिलियर हो जाता है, तो मैंने उनको ही फोन किया, भाभी जी को। मैंने कहा कैसे हैं, तो पता चला कि उन्होंने एक मीडिया हाउस शुरू किया किसी बिजनेसमैन के माध्यम से, और अभी बिहार चुनाव चल रहा था, बहुत स्ट्रेस में थे। अब क्या होता है कि विचारधाराएं आपकी कुछ भी हो, संबंध आपके कुछ भी हो, लेकिन ये है तो धंधा ना, एक बिजनेस है। और एड से टीवी चैनल चलाना बहुत मुश्किल है। सालों में टेलीविजन चैनलों में रहा हूं, बहुत मुश्किल होता है सिर्फ एड से टेलीविजन चला लेना, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रभाव तो होता ही है। मैंने उनसे पूछा, उनसे भी बात हुई, उनकी धर्मपत्नी जिसके बाद मैंने उनसे भी बात किया। मैंने कहा कैसे हुआ, तो कहा बिहार चुनाव के दौरान कुछ लोग छोड़ गए, डिच कर दिया, और उसके बाद अभी दफ्तर में थे, प्रेशर में थे और गुस्सा किया बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर था ही, तो नाकों से खून गिरने लगा। एक तनाव जो स्ट्रेस होता है ना, वो टेलीविजन में अखबारों से कई गुना ज्यादा होता है। टेलीविजन चैनल चलाना बहुत मुश्किल होता है, और जब अथाह पैसा ब्लैक मनी का आता हो, जैसे एनडीटीवी में आता रहा। अपनी किताब में भी मैंने इसकी व्याख्या की है कि यदि जड़ को यदि समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए कि ऐसा क्या था कि एनडीटीवी के पास ऐड नहीं आते थे, बहुत कम। आपको याद होगा कि बहुत कम ऐड एनडीटीवी के पास होते थे, लेकिन एनडीटीवी का जो पत्रकार होता था, उसका रहन सहन, उनका जलवा कुछ अजीब, कुछ मतलब अलग ही होता था। विजय चौक पे जब हम लोग पार्लियामेंट कवर करते थे, तो एनडीटीवी के ड्राइवर से लेकर के रिपोर्टर तक सबका 5 स्टार होटल जो वहीं है, वहां से भोजन आता था। आसपास के जितने भी 5 स्टार होटल है, अपना वो टाइमिंग उसकी फिक्स होती थी। वही एनडीटीवी का रिपोर्टर जो कांग्रेस रिपोर्टिंग करता था, जब मैं कांग्रेस की रिपोर्टिंग कर रहा था 2018-19 में, तो उसने कहा कि 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ी है हमारी, इनफैक्ट कम हो गई है।
तो मैंने उससे कहा कि तब चैनल क्यों, नौकरी क्यों नहीं छोड़ते हो, कहीं ट्राई क्यों नहीं करते हो? जब 7 साल से तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी, किसी चीज पे बहस हुई हमारी, तो अक्सर वो, क्योंकि आप जानते हैं कि उसका एजेंडा, उस चैनल में काम करने का एजेंडा कुछ और होता है, तो वो हमेशा कहता, कभी पाकिस्तान गए हो मनीष, लाहौर गए हो, देखो पाकिस्तानी कितना इज्जत करते हैं हिंदुस्तानियों का, हम इतना करते हैं क्या? मैंने उससे कहा कि यदि इतनी ही इज्जत करते थे, कि नफरत के आधार पर देश क्यों बटा? आज यदि उन्हें इतनी हिंदुस्तानियों से, मतलब हिंदुस्तानियों से मतलब हिंदुओं से इतना यदि प्रेम है, और वहां अब हम लोग जाते हैं तो होटलों में पैसे नहीं लेते, इस तरह की बातें कर रहा था वो, हमको इतना यदि प्रेम था, तो फिर इस देश का विभाजन क्यों हुआ? ये सब एक, मतलब एक नैरेटिव जो है इस देश में दिल्ली बनाने की कोशिश की गई। आज की डेट बताऊं कि लंबे समय तक एनडीटीवी में सैलरी नहीं बढ़ी, रवीश कुमारों की सैलरी सालों से नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि 2012-13 से पहले उनकी सैलरी मार्केट से 1-2 गुना नहीं, कई 100 गुना ज्यादा थे। कहां से आते थे इतने पैसे? इतने सारे उसके चैनल्स थे, दिल्ली का अलग चैनल था, बिजनेस का अलग चैनल था, सब धीरे धीरे बंद हुआ। जो एक तो बाहर से विजय आवक माल्या के पैसे थे, साथ ब्लैक मनी, गुड टाइम्स करके भी चैनल था, बिल्कुल, विजय माल्या के साथ। तो विजय माल्या के साथ तो चैनल सब धीरे धीरे बाहरी जितने जो खरपतवार वो सब थे, सब धीरे धीरे बंद हुए। फिर उसके बाद चैनल से लोगों के ऊपर प्रेशर आया। टेलीविजन चैनल में नौकरी कैसे जाती है? जैसे आप मान लीजिए एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, आपको अगले दिन बुला के कह दिया कि अच्छा आपकी सैलरी 2.5 लाख है, मैनेजमेंट जो है वो आपकी सैलरी 1 लाख कर रहा है, और आपकी जिम्मेदारी इसके बदले ये दे दी जाएगी। ये एक तरह से आपको हिंट होता है कि आप नौकरी छोड़ दीजिए। मतलब सैलरी तो बढ़ती है ना, 10%, 15% बढ़ेगा। तो ये परंपरा शुरू हुई, तो ये जितने खलियर खैराती हुए, ये सब के सब धीरे धीरे नौकरी छोड़ते चले गए। ये जो कहते हैं हमने छोड़ दिया, उसकी वजह क्या है? बस जूता मार के नहीं निकाला गया रवीश कुमार को। सैलरी जो है, जो 7 साल पहले थी उससे भी कम कर दी गई, जिम्मेदारी जो है आपको ऐसे कर दी गई, तो आपको कहा गया भैया आपको निकाला नहीं जा रहा है, आप निकल जाइए। ये सब चीजें क्यों हुई? इसलिए हुई कि पैसे जो हैं, जो चैनल पे आ रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के बाहर से सरकार, अब जिस चैनल का उद्घाटन ही राष्ट्रपति भवन में होता हो, जिस चैनल की रिपोर्टर ये कहती हो फोन पर कि हाँ मैंने गुलाम से बात कर ली है और मैं सोनिया से बात कर लूंगी, मतलब गुलाम नबी आजाद भारत सरकार का मंत्री ना हुआ, घरेलू नौकर हो गया, सोनिया गांधी ना हुई, पता नहीं क्या हो गई। तो पता चला कि मंत्रिमंडल में कौन मंत्री होगा, इसकी दलाली भी पत्रकारों का एक वर्ग करता था। मैंने अपने कई संपादकों को सुना कि वो कहते कि अच्छा मेरी गाड़ी तो सीधे गृह मंत्री के दफ्तर जाती है, सीधे ऊपर, और हम लोग देखते थे, क्योंकि मैं गृह मंत्रालय कवर करता तो देखता था कई सारे पत्रकारों की गाड़ियां सीधे मिनिस्ट्री ऊपर आई और उसके बाद वो अंदर गए। ये सब चीजें, तमाम चीजें बंद हो गई। जो लोग कहते हैं ना कि हाँ मतलब अभी सत्ता जो है खौफ है, अभी पत्रकारों का भी देखिए, मैं देख रहा था वो असत्य हिंदी टाइप का एक कोई पत्र है जो पूरा गैंग मिलके चलाता, पैसे मांग रहा है कि हमें इतना पैसा दीजिए, आपके पैसे से चलेंगे। ये सब भिखमंगे हो गए। हम लोग तो सोचिए कि मीडियोकर जर्नलिस्ट थे, हम लोग कोई बड़े लेवल पर संपादक नहीं थे, बड़ी एंकर, बहुत बड़े चेहरा नहीं थे। वो सब जो बड़े चेहरा थे आज एक जगह गैंग बना के इकट्ठा हो गए, जिन्हें मैं खलियर खैराती कहता हूं, और वो पैसे मांग रहे हैं पब्लिक से। क्यों? ये तो अथाह पैसे वाले थे, इन सबको सड़क छाप कर दिया गया है। ये जो एक तरह से सरकार में मंत्री तय करते थे, ये सब पूरे गैंग जो है वो साइड कर दिए गए। अब इस पूरे फैक्ट को यदि आप समझिएगा तब आप समझ में आएगा, दरअसल अब वो पैसे जो मांग रहे हैं, क्योंकि चैनल तो यूट्यूब का है, यूट्यूब देता तो है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके व्यूज उस ढंग से हो, और व्यूज से ही नहीं मतलब होता है। आपको कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि वीडियोस जो हैं वो काउंट करने में लग रहा है कि 5,000 वीडियो चले और कोई 50,000 चला, हो सकता है कि 50,000 जो वीडियो चला उससे ज्यादा रेवेन्यू आपके 10,000 की वीडियो में आ जाए, क्योंकि उस 10,000 के वीडियो को यूट्यूब ने भेजा नहीं ज्यादा लोगों तक, लेकिन जो भी गया उसने आपके उस वीडियो को पूरा पूरा देखा, तो रेवेन्यू उसमें आएगा। तो इनका ना वीडियो कोई देखता है, ना संख्या बल है, ना उसको कंटिन्यू 10 मिनट के वीडियो को कोई 6 मिनट देखे तो उसमें रेवेन्यू आए। इससे यूट्यूब में बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आपने, कई लोग क्या कहते हैं हेडिंग ऐसा फर्जी दे देते हैं, उनका जो है उनका वीडियो तो चला जाता है 5 लाख 7 लाख तक, लेकिन रेवेन्यू उसमें उस कदर नहीं आता। ये चीज अपना अनुभव भी है। हम लोग देखते कि जैसे हमारा शो है, ये मान लीजिए कि 10,000 लोग देख रहे हैं, तो 10,000 लोग कंटिन्यूअसली देख रहे हैं,
वो देख रहे हैं तो देख रहे हैं। वो यूट्यूब यदि नहीं भेजेगा तो ठीक है, 24 घंटे में उसका व्यूज नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिवेन्यू दे के जाएगा। अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि यूट्यूब में व्यवस्था, लेकिन आप संदीप अकेले चलाएंगे, 2 लोग तब तो, 2 लोग 3, अब 10 गैंग मिलके चला रहे हो और कैजुअली सोच रहे हो अच्छा आज मन कर रहा है चलो आज एक शो कर देते हैं, है ना? आप तो अपने आप को संपादक समझ रहे हो कि दिन में एक शो में 9 बजे करता था, तो आप उस यूट्यूब को भी ऐसे ही समझ रहे हो कि हम 10 लोगों का गैंग है, हम तो बहुत बड़े तोपची हैं, लेकिन यूट्यूब तोपचियों को के कोई मायने नहीं होते यूट्यूब के लिए। अब 10 लोगों का गैंग है, एक दिन एक वीडियो कर दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। एक आदमी समर्पित भाव से यदि काम कर रहा है तो ठीक है, उसका अपने लिए, लेकिन 10 आदमी यदि मिल करके करेगा और एक एक शो करेगा तो मतलब क्या, उसे भीख उसी ढंग से करना पड़ेगा। ये मैं ओवरऑल ये कह रहा हूं कि हर चीज को चलाने के, क्योंकि क्या हो गया, अब वो सिर्फ एक आदमी का चैनल नहीं रह गया, अब वो न्यूज चैनल की तरह चलाना चाह रहे हैं यूट्यूब को, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। अब पैसा यदि नहीं आएगा तो क्या करेंगे, वो बिहार चुनाव करने जाएंगे, हैं, अपने ही स्टेट में जाके एक फर्जी FIR कराएंगे, उसके बाद माहौल बनाएंगे। जिस बेहुदे के ऊपर गुजरात में FIR नहीं हुआ, मैं बार बार कहता हूं, यूपी में FIR नहीं हुआ, इतनी फर्जीवाड़ा की, उसका बिहार में अपने डिस्ट्रिक्ट में FIR हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस सरकार के लिए काम करता है, जिसके लिए यहां से बिहार से भगाया गया, जिस पार्टी की वजह से, जिस सरकार की वजह से दिल्ली भागा, वो उसी की पैरवी के लिए वहां कर रहा है। मतलब यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का एक त्यागी करके जिहादी है, उसने कह दिया कि आरजेडी ने पैसे नहीं दिए यूट्यूबर को, याद होगा ना आपको, वो वायरल हुआ था उसका। उसने कह दिया कि आरजेडी ने, मैं संजय यादव की तारीफ कर, लोगों को लग रहा है कि त्यागी जिहादी कैसे हो सकता है, उसका पूरा नाम वसीम अकरम त्यागी है। कन्वर्ट हुए होंगे कभी पूर्वज कभी, लेकिन मुंह नहीं छोड़ पाए, त्याग नहीं कर पाए त्यागी टाइटल का, तो जिहादी भी हैं और त्यागी भी। जी, आप वो वीडियो यदि चाहिएगा ना तो उस वीडियो को ले लीजिएगा, उसमें डाल दीजिएगा। वो कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी और जयराम रमेश से शिकायत कर रहा है, और पीछे वो फौज है जिसमें वो काबा ढाबा वाली गायिका भी बैठी हुई है, उल्टा सीधा चश्मा वाली भी बैठी हुई है, और वो सब गैंग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस के फंडेड हैं। आप सोचिए, वो कावा ढाबा वाली तो पत्रकार नहीं है, वो क्यों बैठी हुई है, वो फ्रेम में आपको दिख जाएगा, वो वीडियो मेरे ट्विटर पे भी है और आपको मिल जाएगा वो। उसमें वो त्यागी कह रहा है कि हम लोग कांग्रेस के लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं ये बात एक पॉइंट पे इसलिए ला रहा हूं कि मतलब इस यूट्यूब चैनल को भी नेशनल चैनलों की तरह संदीप जी लोगों ने क्या किया है कि पैसा लेकर के ही हम चलाएंगे। तो आप जिसके लिए पैसा लेंगे यदि, तो आप उसकी तरह तो बोलना पड़ेगा ना। यदि हमें कई बार लोग कहेंगे कि ठीक है भैया मनीष ठाकुर शो जो है वो प्रो गवर्नमेंट है, मोदी जी की तारीफ करता है, अमित शाह की तारीफ करता है, तो कहने के लिए कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं यदि पब्लिक मंच से कहता हूं कि किसी की हैसियत नहीं है कि ये कह दे कि मैं फलाना से मिला, मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, अपनी सोसाइटी से बाहर निकलता है, हाँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूं। इसीलिए किसी की हैसियत नहीं है ये बात वो नहीं कह सकते, क्योंकि चोर है वो, ये नहीं कह सकते वो, क्योंकि सालों का उनका बैकग्राउंड है ऐसा, वो ऐसे ऐसे चोर हैं। अब इस पूरी चीजों को जो आप कह रहे थे वो ये है कि टेलीविजन चैनलों की तरह यूट्यूब को भी इन लोगों ने धंधा का वही बना दिया है कि हम गैंग लेकर आएंगे, हम नैरेटिव चलाएंगे और सरकार के खिलाफ हम खेल करेंगे। दरअसल हो क्या गया है, इन्हें लगता है कि जैसे कभी वोट बैंक होता था वैसे एक व्यूज बैंक हो गया। मैं बार बार ये बात कहता हूं, ये व्यूज बैंक हो गया है। और व्यूज बैंक, एक महिला पत्रकार है, उनने वो जब कई पत्रकार ऐसे जब परेशान होते हैं तो फोन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मनीष ठाकुर ने उस समय में यूट्यूब स्टेबल किया जिस समय कोई कल्पना नहीं करता। ठीक है, आज बहुतों के सब्सक्राइबर मुझसे बहुत ज्यादा हैं, जी जी, हो सकता है उनके व्यूअरशिप भी ज्यादा हो, लेकिन एक पॉइंट ऑफ वैल्यू के हिसाब से जो चुनता है यूट्यूब, उस मामले में मनीष ठाकुर शो आज भी अपने आप को बनाए हुए है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने उस समय में शुरू किया जिस समय में लोग जर्नलिस्ट नहीं आते थे, इसको मंच नहीं बनाते थे। अब जो लोग इसको मंच बना रहे हैं, जिन लोगों ने ये मंच बनाया है, उनको कई लोग आते परेशान होकर, अच्छा मनीष बता सकते कैसे चला, क्योंकि बड़े बड़े तोपची तो आए उनके पास, मान लीजिए ट्विटर पे उनके 10 लाख फॉलोअर्स थे तो यूट्यूब पे भी फॉलोअर्स हो गए। लेकिन हम जैसे लोग जो कहीं संपादक बड़े लेवल पे नहीं थे, बड़े लेवल पे एंकर नहीं थे, उन्होंने, बहुत कम लोगों ने इस रूप में बना पाया। तो कई लोग सलाह लेते हैं, तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, मोदी के खिलाफ गाली देना शुरू कर दो, और तुम्हारा तो कैरेक्टर है ही, तुम जिस चैनल में काम करते हो या करती हो वहां तो ऐसा है ही,
तो एकदम छा जाओगे। और ये फैक्ट है, आप राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर करेंगे, आपका व्यूज नहीं होगा, आपका सर प्रारब्ध जो है उस रूप में नहीं फैल पाएगा, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन आप दूसरे तरफ देखिए, कई महिलाएं एक आध आई हैं, पूरा लटका झटका मारती हैं, 4 मिनट 8 मिनट का शो करती है टेलीविजन चैनल पे, बिल्कुल उतना ही उनका काम था, लेकिन दिन रात। तो मैंने उस एंकर से कहा कि तुम्हें दावा करता हूं कि जो तुम्हें लाला सैलरी देता है, तुम बड़ी एंकर हो, वो बहुत बड़ी एंकर है, आज के डेट में एंटी मोदी एजेंडा चलाने वाली बहुत बड़ी एंकर हो चुकी है वो। और मैंने उससे कहा कि बाल तुम सफेद चैनल है क्या सर? हाँ, अच्छा छोड़िए, उसे रहने दीजिए। हाँ, चूंकि व्यक्तिगत संबंध भी कुछ लोगों से नहीं होते नहीं, हैं, सही तो बात। जी। मैंने उससे कहा कि तुम छोड़ दो और देखो लाला तुम्हें जो सैलरी दे रहा है उससे ज्यादा सैलरी देगा, तुम्हें ये सर देगा। इसका उदाहरण मैं आपको, आप सही कह रहे हैं, इसका उदाहरण देता हूँ सर। बस एक जोड़ना चाह रहा हूँ, न्यूज पिंच नाम का, अभी जो ललन टॉप पे पहले काम करता था अभिनव पांडे, बिल्कुल उसने भी सही उदाहरण 5 बोला। महीने पहले चैनल खोला है सर, और 5 सोचिए, लाख सब्सक्राइबर हैं। बिहार चुनाव सबको से पता कुछ है दिन किस पहले दिशा का खोला है। था उसने, हाँ, बिहार चुनाव से कुछ ही दिन पहले ऐसा खोला कोई और छा चर्चित गया। चेहरा भी नहीं। नहीं सर, वो यूट्यूब स्वयं प्रमोट करता है, यूट्यूब एज अ बिल्कुल कंपनी इन लोग को स्वयं प्रमोट, जो आपने कहा ना कि एंटी मोदी, एंटी भारत, एंटी बीजेपी एजेंडा चलाए रहो, और किसी किसी विषय पर तुम लोग लगे रहो, और यंगस्टर्स हैं, यूट्यूब एज अ कंपनी स्वयं प्रमोट करती है। आपकी बात एकदम सही है सर जी। और जैसा सर आपने कहा कि एक कि लोग छोड़ के, भाई नौकरी ही कर रहे थे ये लोग, लगता था कि बड़े बड़े मालिकान है, सुधीर चौधरी जी जी पर हाँ, काम करते बिल्कुल थे, पूरा जी रन करते बिल्कुल। थे, पर अंततः वहां से भी वही जो आपने कहा कि बस लात नहीं मारेगी, बाकी सब बड़े इज्जत से विदा कर दिए गए। फिर आज तक पहुंचे, फिर वहां से भी विदाई हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कई लोग निकले, चैनल नहीं खोल पाए, सिर्फ एकमात्र अर्णव रहे जिनको एक बैकिंग मिल गई राजीव चंद्रशेखर जी की, और उसके बाद उन्होंने उसको रिपब्लिक में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक चीज सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कि आपने बड़ा करीब से देखा है, यह पत्रकार जितने हैं, ये लोग को बड़ी तकलीफ होती है, दर्द होता है, कष्ट होता है कि अरे देश में इस पे अत्याचार हो रहा है, उस पे अत्याचार हो रहा है, सरकारी अधिकारियों पे या कुछ मतलब लोअर लेवल कर्मचारियों पे उन्होंने हड़ताल कर दी, या सबसे बड़ा तो इनका पॉइंट होता है माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट पे अत्याचार हो रहा है। और अभी आजकल इनका एक नया शगल आया कि जोमेटो स्विगी वाले जो गिग वर्कर्स हैं वो बेचारे पैसा नहीं बताइए। पा रहे, बड़ी तकलीफ है। हाँ, पत्रकारों पर हुए अत्याचार को जो मीडिया हाउसेस करते हैं उस पर ये बात क्यों नहीं करते सर ये लोग? ये अपनी ही कम्युनिटी के लोगों पर हुए अत्याचारों पर या उनकी बुरे हाल पर बात क्यों नहीं करते? ये बहुत बड़ी पीड़ा है संदीप जी। चूंकि हमने बहुत नजदीक से देखा है, टेलीविजन चैनलों में संपादकों की सैलरी, आपको आपको मैं बताऊं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी की आज से मोर देन 15 ईयर, 15 साल से ज्यादा क्रांतिकारी, हो गए, बहुत क्रांतिकारी। 1 करोड़ से ज्यादा का पैकेज था 15 साल पहले। कल्पना कीजिए क्या करते थे ये। आज मुझे नहीं लगता कि उस आदमी को आप मतलब सुन पाएंगे इतना, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसे खुद समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि हर चुनाव में वो रोज मोदी सरकार गिराता रहा, उसी के साथियों ने उसे जलील किया, रोज गिराता रहा सरकार। अब सोचिए, मान लीजिए कि आप प्रारब्ध चलाते हैं, आप 1 दिन 2 दिन झूठी खबर दे देंगे, जमीर अलाउ नहीं करेगा आपको हेडिंग उस ढंग से लगाने का। लोग तो कई बार देखते हैं कि लोग लगाते हैं, लेकिन कभी एक जर्नलिस्ट कल्पना नहीं कर सकता कि भाई जो नॉन जर्नलिस्ट है वो थोड़ा बहुत सोच भी लेगा, जो जर्नलिस्ट है सही मायने में, कि हेडिंग आप ऐसी लगाएं कि मूर्ख बनाएं पब्लिक को। लेकिन रोज बनाते हैं और रोज वो भीड़ आती है, वो भीड़ रोज आती है। अच्छा मोदी मर गया क्या, वो रोज मोदी को मारते हैं, रोज निपटाते हैं, रोज भीड़ आती है। इन सब की सैलरी टेलीविजन चैनलों में 10-10 लाख रुपए होती थी उस दौर में, और उनके स्टाफ को, उनके रिपोर्टर्स की सैलरी बहुत कम, 10,000। एक चीज इसमें एनडीटीवी का बहुत अच्छा था कि एनडीटीवी ने अपने रिपोर्टरों को, प्रणय जेम्स राय ने एक काम अच्छा किया था, क्योंकि उसके पास पैसे इतने थे तो उसने रिपोर्टर्स की भी सैलरी बहुत सम्मानजनक रखी थी। ये उस आदमी की एक खासियत थी। लेकिन बाकी चैनलों में क्या था कि आप मालिकान आप आगे, क्योंकि जो संपादक होते थे उनका काम पत्रकारिता नहीं होता था। और अब मैं अक्सर, चूंकि इस मिजाज का मैं शुरू से था, उस दौर में मैं कहता था कि यदि पत्रकार, आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं कहता था कि यदि लाख रुपए सैलरी आपकी है तो पत्रकारिता के लिए नहीं है, वो पत्रकारिता के लिए नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि पत्रकारों की सैलरी क्यों नहीं इतनी होनी चाहिए? पत्रकारों की सैलरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन तुम 10,000 पे रिपोर्टर रख रहे हो जो फील्ड में। आप देखिए, उस 10,000 वालों को भी मार दिया। अब टेलीविजन चैनलों पे आप रिपोर्टर नहीं देख रहे हैं, क्या हो गया? आप उसी पॉइंट पे फिर से आइए। अदालत लगाने वाला एक संपादक है, उसके पास ढंग का एक भी एंकर नहीं है, उस मालिक के अलावा कोई एंकर नहीं है। अब वो करता क्या है? गिद्ध लड़ाने वाले तो 4 आ ही जाएंगे, 4 पत्रकार ले आए, तो उनको सैलरी नहीं देनी है, सबको अपने मन हिसाब से मतलब फिक्स कर देना है। हर चैनल ने यही कर लिया है कि 4 पत्रकार को बुलाया। अच्छी बात है, पत्रकारों को यदि उनको पैसे मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, पत्रकारों को विश्लेषण ज्यादा पैसे है मिलने चाहिए। बिल्कुल, विश्लेषण वाले बात ज्यादा करते हैं लोग। हाँ हाँ, तो आप उससे क्या फायदा हो रहा है? देखिए, 3-3 4-4 घंटे आप शो करेंगे, उस पे आप 4 मुल्ला जी ले आए, दाढ़ी वाले, 4 भगवाधारी ले आए, आप खींच रहे हैं, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा। पैसा सिर्फ ये पत्रकारों को देते हैं, और देना भी चाहिए पत्रकारों को, क्योंकि भाई ये उसका पेशा है। पत्रकार यदि स्क्रीन पे आ रहा है, उसके जीव जैसे एक लॉयर, एक वकील पैसा लेता है, फीस लेता है, तो एक पत्रकार का भी बनता है कि यदि वो किसी चैनल पे जाता है तो उसे एक तय राशि जो उस चैनल ने तय किया वो उसे मिलना चाहिए, और हर पत्रकार को हर शो के लिए दिया जाना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं, क्योंकि वही उसकी पूंजी। यदि वो नहीं करेगा तो फिर वो परिवार कैसे चलाएगा? भाई उसके पास तो वही, वो धंधा दूसरा नहीं कर रहा ना। लेकिन एक भगवाधारी आ रहा है, एक मौलाना आ रहा है, तो वो इसके लिए नहीं आ रहा है, वो उसे पेट नहीं पालना है, उससे उसे परिवार नहीं चलानी है, उससे वो नेम फेम लेगा, अपने चैनल पे पोस्टर लगाएगा कि भाई हम फलाना चैनल पे जाते हैं, उसके बाद उसकी दुकानदारी दूसरे किस्म की होगी। इससे फायदा क्या? मैं दूसरी पॉइंट पे आ रहा हूं, इससे फायदा क्या है? 4 घंटा इस तरह का शो चल गया, पत्रकार तो कम ही आए। अब उन पत्रकारों को भी आप देंगे नॉमिनल 1,000 2,000 पर एपिसोड के, 2,000 3,000। पहले एनडीटीवी ने एक पैमाना बांधा था कि 5,000 देते थे, कुछ दूरदर्शन और ये सब चीज 2,500 के आसपास देते हैं, कुछ चैनल तो 1,000 देते हैं। उसके बाद उसके गेस्ट कोऑर्डिनेटर पे डिपेंड करता है कि आपको देगा, फलाना को नहीं देगा। संदीप मुझे पसंद नहीं है तो संदीप, अब आप फोन करेंगे, अरे मैंने फलाना तारीख को किया था, उसका चेक नहीं आया। अब आप जलील होते रहिए उसके लिए। तो लोग क्या करते हैं कि अच्छा यदि बार बार मांगेंगे तो बुलाएगा ही नहीं, इसीलिए गेस्ट कोऑर्डिनेटर से मांगते भी नहीं है वो। कहने का मतलब ये है कि ये आपने क्या कर दिया, इसके बदले क्या हुआ? रिपोर्टर, कैमरामैन, गाड़ी, इस पे जो खर्चा था वो खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं टेलीविजन चैनल पे खबर गायब है, जो मेन चीज होना चाहिए। टीवी का काम क्या है? ये मुर्गा लड़ाई थोड़ी टेलीविजन का काम है, रिपोर्ट देना टेलीविजन का काम है ना। 1-2 शो चले, किसी शो में आपने किसी एक्सपर्ट को बुला लिया, किसी खबर पे आपने उसका वो कर लिया, इससे क्या हुआ? आपने पूरी पत्रकारिता को खत्म कर दिया। तो सच ये है कि जब से टेलीविजन चैनलों से रिपोर्टर्स गायब हुए, पूरी टीवी पत्रकारिता खत्म हो गई है। मुर्गा लड़ाई क्या कुछ नहीं रह गया। इसकी वजह क्या है संदीप जी? इसकी वजह ये है, ये जो पैसे मिलते थे बाहर से, जो ब्लैक मनी से चलता था, ये सारा चैनल कैसे चलता था? इतना सारा तमाम चीजें, ये ब्लैक मनी की एंट्री इस सरकार में, काला धन का एवज बंद हो गया है। इससे ये बौखलाहट है, और यही बौखलाहट है जिसकी वजह से आप वो चीज नहीं बोलते जो उनको बोलना चाहिए। पूरी टेलीविजन का ये ब्लैक मनी का धंधा खत्म होना, मुझे लगता है कि इसके लिए यूट्यूब जैसी संस्था बहुत बेहतर है कि आपके अंदर यदि चीजें हैं, व्यूअर्स को यदि पसंद आ रहा है, ये पब्लिक मंच है, व्यूअर्स को यदि पसंद आ रहा है कि संदीप जी के प्रारब्ध को हमें यदि उन बेल आइकन हमें दबा करके नोटिफिकेशन लेना है, ज्वाइन बटन हमें लेना है, तो व्यूअर्स को ये चाहिए कि यदि आपको पसंद आता है तो आपके बल पे टेलीविजन चलेगा। और जिस दिन जनता टेलीविजन चलाने चलेगी, स्क्रीन, ये चीजें जनता के बल पे चलना शुरू हो जाएगा ना, ये धंधा बंद हो जाएगा। मैं तो इसमें मानता हूं कि सरकार के भी पैसे बंद होने चाहिए जिसमें, और यदि कोई असत्य हिंदी या फिर इस तरह का जो कोई है, वो यदि मांग रहा है ज्वाइन बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए और ज्वाइन बटन मेंबर बनिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जनता के नाम पर चलना चाहिए। अवैध फंडिंग से किसी चीज का यदि है वो बंद होना चाहिए, और मुझे लगता है तभी ये पत्रकारिता जो है वो जन सरोकार से जुड़ पाएगा जी, और वही चीज कर पाएगा जो जनता की इच्छा होगी। आपने एक बात कही सर कि यह जो पीछे से ब्लैक मनी आती थी और यही एक्सेस खत्म हो गया, तो भैया यहाँ तो इंडिया टुडे के मालिक भी गुहार लगा रहे थे अरुण पुरी जी, मोदी जी से कि आपने हमारी दुकान बंद कर दी।
आजकल वो दुकान शायद फिर से शुरू हो रही है, क्या है पता नहीं। हाँ, केजरीवाल के जाने के बाद तो पूरी तरह बंद हो गई, क्योंकि सन 75 से लेकर केजरीवाल के 2025 तक इंडिया टुडे को निर्विरोध सरकारी समर्थन मिलता रहा। पहले कांग्रेस का मिला और उसके बाद मतलब एनडीटीवी से ज्यादा बड़ा गोदी मीडिया सर इंडिया टुडे ग्रुप रहा है। अब वो आप लोग बिल्कुल मतलब जी। बिल्कुल 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 तो जो ये एक्सेस मिल जाता था नेताओं से, तो सर वहां से इंफॉर्मेशन भी फर्स्ट हैंड मिल जाती थी। पहले इंफॉर्मेशन मिल गई, उस इंफॉर्मेशन की भी ट्रेडिंग होती थी। और सिर्फ सरकारी खबरें ही क्यों, प्रोजेक्ट्स की, पॉलिसीज की, तमाम दुनिया भर की। शायद तभी दिलीप पाटकर जी कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर की। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर, ये दम्भ था, बिल्कुल ये दम्भ था। दम बता। तो सर यह एक्सेस बंद हो गया है, और आपने कहा कि वाकई में जनता अपने अनुसार अपना कंटेंट देख रही है। और यह जो यूट्यूब पे आप लोग जो प्रयास करते हैं उसके लिए हर दिन मेहनत करते हैं, हर दिन ढूंढते हैं उसका सही। एक खबर सतीश जी हैं आपके मतलब दर्शकों, वो तो शो जो अद्भुत है, मनीष ठाकुर शो लाइव जो रात में 10:30 बजे आता है सतीश जी के साथ में, कितनी मेहनत है सर, कितना इतिहास है, कितना जीवन उन्होंने जिया है, उसको वो सामने रखते हैं। और वो जो है लोग सर सुबह में जो बताते हैं कि 5 बजे सुबह जो है उठ के, और पहला चीज होता है कान में ईयरफोन लगाया और आपका शो सुना। कई लोग रात में 10:30 बजे सुन रहे हैं, 11 बजे सुन रहे हैं। तो हाँ, उसके क्योंकि लेट नाइट होता है तो कई लोग नहीं हो पाता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ संदीप जी, देखिए मैं मैं ये कह अपनी रहा बात था, यदि हर दिन कहूँ, आपने कहा जो संपादक आते थे वो आते थे, हम एक शो कर देंगे, जो बोलेंगे निकल जाएंगे। पर जनता ने एक्चुअल जो जिनके पास धार है, जो मेहनत करते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, यूट्यूब ने उनको सामने लाकर रखा है बनिस्बत जो टीवी चैनल्स में बैठे थे। तो इस ट्रेंड को आप और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे सर। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता। मैं अपनी बात यदि बताऊं, यहीं से शुरू करूं। संदीप, पत्रकारिता मेरे लिए एक जुनून रहा। मैं बहुत बड़े चैनलों में कभी नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए जुनून रहा। आज मैं जब सुबह उठता हूं तो डायरी लेकर ही उठता हूं, सवेरे उठते ही, और जब तक सोता हूं तब तक मेरा काम, मैं कहीं नहीं जाता। मैंने अब पीछे भी आपको बताया, मैं कहीं नहीं जाता। मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया 2 साल बाद जब चुनाव था, वोटिंग उसके लिए गया, तो दिल्ली के पत्रकारों से मिलना जुलना भी ना के बराबर होता है। कुछ लोग आते हैं मिलने के लिए तो ऐसी बात है, वरना अभी शब्दकोश हुआ था, उसमें भी मैं नहीं जा पा रहा था। तो एक साथी विष्णु शर्मा है जिन्होंने इंदिरा फाइल और कांग्रेस फाइल बहुत शानदार किताब लिखी है, तो उनका विशेष आग्रह था कि सर आप मेरे पुस्तक का विमोचन आपके अलावा कोई, मैं चाहूं तो कई नेताओं से करा सकता हूं, क्योंकि संघ में, भाजपा में गहरी पैठ है उनकी। तो कहा कि सर आप जानते हैं कि मैं चाहूंगा तो किसी भी बड़े नेता से करा सकता हूं, लेकिन चूंकि आपने इस किताब को बहुत गहराई से पढ़ा है और मुझे लगता है आपसे बढ़िया इस पे कोई नहीं बोलेगा। दूसरा मैंने तय किया है विष्णु, ये आलोक जी को हमने तय किया है कि आलोक जी वो करेंगे, कि उन्होंने मेरी पुस्तक की प्रूफ रीडिंग से लेके पूरे किताब चेंज ये किया, तो मुझे इन दोनों से बेहतर कोई नहीं लगता। तो आप मेरी पुस्तक का विमोचन करने आइए। तो शब्दकोश कार्यक्रम में मैं सिर्फ इसीलिए गया, लेकिन वहां एक जमावड़ा था, जाना चाहिए था। मतलब जब तक आप समर्पित भाव से नहीं करेंगे, इसलिए आप देखते होंगे कि मैं 3-4 शो करता हूं, अकेले करता हूं, और आप इस मैदान में उतरे, आप जानते होंगे कितना मुश्किल है। यदि आप हमसे बात कर रहे हैं तो भले ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं पढ़ रहे होंगे, जब तक आपको इस जो हमसे सवाल कर रहे हैं उसके बारे में गहराई से आपको पता नहीं होगा, आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सतीश जी के साथ यदि हम शो करते हैं तो हम लोग शाम तक तय करते हैं, दिन भर की हम 4-5 खबर भेजते हैं कि ये इस पे कर सकते हैं, उसका शाम में हम लोग तय करते हैं कि नहीं ये इस पे करेंगे। तो उसके लिए दोनों तरफ मेहनत हो, लेकिन उनकी गहरी एक जो वो है उसको लोग देखना पसंद करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पत्रकारिता, यदि आप दिन भर हम ये काम करते हैं, मैं दूसरा काम नहीं कर सकता। तो ये जनता सही चलना चाहिए। ये यूट्यूब यदि इस फ्लो को मैं यदि फर्जी हेडिंग नहीं लगाता, तो ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो मनीष ठाकुर शो हो, द व्यूज मीडिया जो चलता है वो, चाहे प्रारब्ध हो, इस तरह के चैनलों को वो ज्वाइन बटन से कुछ आपका बहुत कुछ नहीं जाता, बहुत नॉमिनल पैसा है, 99 रुपया, 150 रुपया। इस तरह से आपको यदि पसंद आता है, आप यदि घंटों देखते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के प्रोग्राम चलने चाहिए, ताकि इन राक्षसों का, मैं उन्हें राक्षस कहता हूं, ये राक्षस वध की जिम्मेदारी हम लोगों की। और मैंने संदीप जी पूरे इस पत्रकारिता को ये माना है कि एक नैरेटिव जो देशघाती नैरेटिव है उसको काटना है। मेरा ना मोदी जी ने तो नहीं कहा ना कि भाई आप मेरे लिए इस तरह से मेरा नैरेटिव चलाइए, या अमित शाह ने तो फोन करके नहीं कहा ना मुझे, तो मैं नाराज क्यों होऊंगा? अरे यार मेरी तो व्यवस्था नहीं हो पाई। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग इस मंच पे आए और उन्हें सरकार का एजेंडा चलाया
उनको लगा कि मैंने इतना काम किया, मुझे नहीं मिला, तो अपना ट्रैक उन्होंने चेंज कर लिया। आपसे सरकार ने कहा नहीं था ये करने के लिए, आपने स्वेच्छा से किया था, आपको अच्छा लग रहा था। अब कुछ लोगों को आपने अपनी फायदा मिल सुरक्षा रहा है, की है। आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये इस रूप में चले जाएंगे, आप देशघाती एजेंडा चलाने लगेंगे। दूसरे तरफ क्या है, क्योंकि मैंने कांग्रेस का कवर किया, इसके लिए बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, कई शो में इसकी चर्चा संदीप जी हो सकती है। मैंने कांग्रेस कवर किया। कांग्रेस क्या करता है, आपको एहसानमंद बना देता है। जैसे आपकी नौकरी गई, कांग्रेस में क्या था, आप बीट रिपोर्टर हैं, आपकी नौकरी चली गई, तो किसी बनिए से फिक्स करा दिया कि आपको इतना रुपए आपको 6 महीने तक मिलेगा, जब तक दूसरी नौकरी नहीं होगी। और पार्टी प्रयास भी करेगी कि आपको दूसरी नौकरी हो जाए। तो 6 महीने में आपको सेट कर गया, वो बनिया का भी काम खत्म हो गया। अब जिस बनिया ने ये पैसे दिए, भाई वो बनिया तो कोई भी काम मुफ्त में तो करेगा नहीं ना, तो उसको दूसरा प्रोजेक्ट मिलेगा, 10 तरह के काम होंगे। कई लोग कहते हैं, करे मैं फलाना से पैसा नहीं लेता, मैं दूसरा काम करवा लूंगा वहां से। तो ये धंधा का दौर था। ऐसा नहीं कि धंधा का दौर नहीं है, धंधा का दौर अभी भी है, लेकिन पहले की तरह फेवर नहीं है। लेन देन तो होता रहता है सर, फेवर का तो होता लेन रहता देन है, ये चलता रहेगा। वरना देखिए कि जिस किसी को ये गुरूर था कि भाई मैं आरएसएस का हूं, अरुण जेटली मेरे परम मित्र हैं, आप उन लोगों के चैनलों में देखिए कि ढंग के एक भी रिपोर्टर नहीं है, एक भी चेहरा नहीं है। बड़ा बड़ा प्रोग्राम बच्चे और बच्चियां कर रही हैं। बच्चे बच्चियां मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनका 5 साल 7 साल का करियर है पत्रकारिता का, वो इतने सर, बड़े वो बड़े तो शो कर रहे हैं। 2-4 पुराने पत्रकार प्रदीप सिंह जी जैसे और हर्षवर्धन जी जैसे लोग वहां जाते हैं, इसलिए उनके कुछ कार्यक्रम चल जाते हैं। अब अदरवाइज अब यदि आप देखेंगे तो क्या ये एक चैनल का नहीं है, ये मैक्सिमम चैनल का क्या हो गया, आपने उनको वो चैनल उन्होंने मतलब निकाला नहीं या छोड़ा नहीं, छोड़ने पे मजबूर कर दिया। अब जिसकी सैलरी मान लीजिए 2 लाख थी, आप उसकी सैलरी कहेंगे, बुलाएंगे केबिन में, कहेंगे जी अब कल से अगले महीने से मैनेजमेंट का ये फैसला लिया है कि आपकी सैलरी 50,000 हो जाएगी। अब भाई जो 2 लाख पे काम कर रहा था, उससे कह रहे हो 50,000 काम हो जाएगा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा धंधा बंद हो गया। और तुम्हें जो लगता था कि हम सेटिंग गेटिंग से हम मतलब इधर का माल उधर कर लेंगे, वो चीजें खत्म हो गई। कई लोग ऐसे थे, अब अमित शाह जो है, कहा जा रहा है अर्नब गोस्वामी को अमित शाह ने 2 साल से फोन ही नहीं उठाया, तो उनकी नाराजगी होगी। पीएम कई जगह जो है कॉन्फ्रेंस में गए, उनके यहां नहीं गए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लाठी लेकर के वो हंगामा मचाना शुरू कर देंगे, आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। तथ्य रहित होकर तथ्य रहित आलोचना होकर के करें, आप आलोचना करिए, हद लेवल तथ्यों पे के साथ करिए। हाँ, आपका सम्मान इस देश के नेशनलिस्टों ने किया है। कई लोग आप पर यदि उनके खिलाफ बोलेंगे तो आप पे लोग गुस्सा करने लगेंगे, क्योंकि अर्नब ने एक फाइटर का काम किया। अर्नब ने कई मायने में बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी की हैं, लेकिन कुलदीप अद्भुत काम सेंगर किया के सर। मामले में अर्नब ने घिना दिया, बहुत घिनौनी हरकत की, बहुत नीचतापूर्ण हरकत की, ये जानते हुए कि फैक्ट क्या है। अरावली वाले मामले में अर्नब ने घिनौनी हरकतें की है। भले ही लगता है कि बहुत नैतिकता की बातें करते हैं आप, इसलिए कि आपका एजेंडा सध नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है, मैं ऐसा नहीं कि बहुत विरोधी हूं या किसी का, देखिए संदीप जी, इंसान हर आदमी अच्छा और बुरा होता है। हालात और समय ऐसा नहीं है कि आप जिस किसी के को आप नफरत करते हैं उससे आप दीदी ढंग से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उसके अंदर भी एक बेहतर इंसान है। इंसान सब कुछ अच्छा है, हालात उसे किस रूप में करता है, उस हालात को टैकल कैसे करता है, महत्वपूर्ण ये है। आपसे आपसे यदि अमित शाह ने आपको पसंद नहीं किया, इसका मतलब थोड़ी ना कि आप एक मतलब नहीं सिस्टम सर, के खिलाफ आप ऐसी समस्या यहाँ हरकतें नहीं करने थी लगेंगे। कि आपको पसंद नहीं किया, समस्या ये थी कि टेबल पे किसको बिठा दिया अपने साथ। बिल्कुल, टेबल पे किससे भी साथ नहीं, ज्ञानेश्वर जैसे लोगों को, अहंकार ये क्यों सौरभ होना द्विवेदी चाहिए? जैसे लोगों को। हाँ, अहंकार ये क्यों होना चाहिए संदीप जी? मान लीजिए कि आप इस पेशे में लेट आए, या फिर और आपका बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मुझसे फोन कर करके बोल लिया, और उसके बाद उनके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा हो गए, उनके शो मुझसे ज्यादा। इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं मान लो अरे मैं ही तोपची हूं, ऐसा नहीं है। वो समय मेरा था, आज किसी और का समय है। एक समय था कि पत्रकार का मतलब, हम लोग इसी बात पे कर रहे हैं, तो पत्रकार का मतलब क्या था? प्रभु चावला, है ना? प्रभु चावला ही राज्यसभा फार्म हाउस जाएंगे, वाले, कौन सा दौर था फार्म हाउस वाले। ये? बिल्कुल, प्रभु चावला राज्यसभा जाएंगे। अटल जी का जब दौर था तो पत्रकार का मतलब प्रभु चावला था। फिर जब सोनिया की मनमोहनी सरकार आई, उससे पहले जब राजीव गांधी से लेकर ये दौर था, पत्रकार का मतलब क्या था? हरीश गुप्ता जी दो शेखर गुप्ता, शेखर गुप्ता के कार्यक्रम में था, वो कह रहे थे कि 85 में
वो पीएमओ कवर करते थे। अब सोचिए 85 में वो किस उम्र में पीएमओ कवर कर रहा होगा। टेलीविजन जब से आया तब तो समझ में आता है कि 34 25 27 वर्ष के लड़के भी दिल्ली सरकार कवर करने लगे, वरना अखबार में जब हम लोग थे तो दिल्ली सरकार कवर करना एक पत्रकार का सपना होता था। स्टेट चीफ मिनिस्टर मुख्यालय कवर करना संपादक बूढ़े लोग कवर करते थे। अब ना टेलीविजन आ गया तो भाई 25-27 साल के बच्चे जो है वो भी सीएमओ कवर करते थे। लेकिन उस दौर में जब टीवी नहीं था, शेखर गुप्ता 27-28 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में पीएमओ कवर करता था। क्यों? क्या खासियत थी? पैदा लेते ही हो गया क्या? ये जो सनसनीबाज जिससे मैं कहता हूं, ये पूंछ पकड़ लिया एक कांग्रेसी सांसद का, पूंछ पकड़ के सीधे संपादक बन गया। तो ऐसी क्या खासियत थी? अब क्या है, एक दौर था जो पत्रकार का मतलब था विनोद शर्मा, पत्रकार का मतलब था विनोद दुआ, पत्रकार का मतलब था प्रणय राय, पत्रकार का मतलब था ये कौन सा दौर था जब 10 साल सोनिया की सरकार चली। अब उनको लगता है कि पत्रकार तो हम ही थे। ये अब नए लोग कौन आ गए जो टेलीविजन चैनल पे दिख रहे हैं, जिनको जो हमारे आगे पीछे घूमते थे। ऐसा नहीं है, कल का दौर तुम्हारा था, आज इनका दौर है। काबिलियत ऐसा नहीं कि तुम ही में सिर्फ थी, या काबिलियत ऐसी भी नहीं है कि काबिलियत जो आज पत्रकार दिख रहे हैं उनमें थी। समय की महत्ता है। और इसीलिए जो 4-5 लोग हैं जो आप कंक्लूड करने से पहले आइए, तो जो असत्य हिंदी और इस तरह की चीजें चला रहे 5-6 लोग, इनको क्या लगता था कि पत्रकार का मतलब तो हम ही हैं, और हम लोग भी मानते थे कि पत्रकार का मतलब वही है। आज पता चलता है कि उनके शो को देखिए तो चूंकि पहले क्या था टेलीविजन चैनल में, अब एक प्रोग्राम बनाने में उसके पीछे 10 लोग काम करते हैं जो पर्दे के पीछे आप नहीं देख पाते, जिनकी टीम जो स्क्रीन पे भी, मान लीजिए कोई एक बड़ा प्रोग्राम 9 बजे आता है, जो लोग चेहरा हैं, पब्लिक तो एक वो सिर्फ चेहरा टीवी पढ़ रहा है, उसके पीछे एक बड़ी टीम है, बड़ा रिसर्च का काम है। अब मनीष ठाकुर शो यदि करने जाएगा तो सुबह डायरी लेके बैठेगा, रिसर्च करेगा, लैपटॉप पे, मोबाइल पे अखबार 4 देखेगा, उसके बाद तय करेगा आज हम ये शो करेंगे। उनके पास क्या एक टीम है, शाम को आना टीपी पढ़ देना है। अब कहेंगे भैया उन्हीं को चेहरा क्यों माना गया? इसलिए क्योंकि वो एक चेहरा बनते चले गए, वो प्रिय थे। आज वो खाली हुए तो उनकी औकात पता चल रही है, उनके कंटेंट को देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करते हैं। तो ये फर्क है, इस पब्लिक मंच ने, सोशल मीडिया ने उन सबको बेनकाब कर दिया है संदीप, सबको बेनकाब कर दिया है। सही बात। एक समय था सर जब नलिनी सिंह जैसे लोगों के आंखों देखी जैसे शो होते थे, फुल रिपोर्टिंग होती थी मौके पर जाकर, तब जब बड़ा सीमित संसाधन होते थे। दिल्ली मीडिया में जैसा आपने बताया कि पत्रकारों की भरमार हो गई, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, श्रीनिवासन जैन टाइप के, अभी अल जजीरा में काम कर रहे हैं। मतलब एनडीटीवी से निकलने के बाद सीधे अल जजीरा पे लैंड करता है। और सुप्रिया सिंह ने स्वयं एक पॉलिटिशियन की बेटी, पत्रकार, एनडीटीवी ने ऐसे लोग को सेट किया। आपने डॉट्स जोड़ दिए। दरअसल क्या था कि वो, मैंने जब पत्रकारिता काला अध्याय में भी कुछ लोगों का ये लिखा है कि वो क्या था कि बड़े आदमी का कोई पैमाना नहीं, कोई बड़ा मिनिस्टर का फेल्योर बेटा है। अब जैसे लालू यादव को ही ले लीजिए, एक ऐसा अभागा बाप मैं कहता हूं जो चीफ मिनिस्टर रहा, जिसकी पत्नी चीफ मिनिस्टर रही। धरती पर ऐसे बहुत कम अभागे होंगे जिसका बाप भी चीफ मिनिस्टर, माई भी चीफ मिनिस्टर, और वो नौवीं फेल है। अब नौवीं फेल है लेकिन वो लालू यादव का बेटा है। अब कल्पना कीजिए कि वो अनपढ़ लालू यादव का बेटा एनडीटीवी में रिपोर्टर लगा, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो अंग्रेजी बोल ही लेता, छोटा वाला डीपीएस जो जाके बोल ही लेता है, और डीपीएस में पढ़ रहा था। अब उसको यदि ले ले एनडीटीवी या कोई चैनल, तो खबर तो वही लाएगा ना, या मनीष ठाकुर या संदीप सिंह लेके आएंगे खबर? कौन लाएगा खबर? तो प्रणय राय ने क्या किया, बड़े बड़े मेजर जनरल के बेटे, सरकार के बड़े बड़े मंत्री के फेल्योर, निकम्मे, आवारा बेटे, उन आवारा निकम्मों को ला करके पत्रकार बना दिया। मैक्सिमम आवारा बड़े बाप के, मतलब बड़े बाप मतलब पैसे वाले, पावर वाले बड़े बाप के आवारा बेटे को पत्रकार बना दिया। वैसे ही मेरा सनसनीबाज जैसे लोग थे, उनने क्या किया, बिहार के किसी बस कंडक्टर को, अपनी जाति का किसी का, उचक्का को, गुंडा को, जो उसके लिए बॉडीगार्ड बन सके, उसको पत्रकार बना दिया। इस पेशे का
ये धरती का सबसे सम्माननीय पेशा है, मेडिकल का पेशा, पत्रकारिता का पेशा, ये सबसे सम्माननीय पेशा है। इन उचक्कों ने इस पेशे को इस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। इसकी साख इसलिए खराब हो गई। ये साख का पेशा, इस पेशे के पास कुछ भी नहीं है। पत्रकारिता के पास साख के अलावा कुछ नहीं है। यदि आपकी साख खत्म हो गई, पता चल गया कि संदीप सिंह जो है फ्रॉड हैं, फर्जीवाड़ा खबर चलाते हैं, इधर की उधर करते हैं, कोई नहीं देखेगा आपको, कोई तो नहीं मेरे पढ़ेगा। नाम राशि के 2-3 हैं, कम्युनिस्ट हैं, प्रियंका गांधी के साथ में, वो सब यही करते हैं। यही इसीलिए करते हैं। बचने के लिए मैंने अपने नाम में पिताजी का नाम भी जोड़ा कि भैया मैं वो संदीप सिंह नहीं हूँ। जी तो ये फर्क है, इसीलिए जी इस चीज को समझना पड़ेगा। ये पेशा सचमुच बहुत सम्मान का है। इस पेशे का सम्मान बरकरार रखना चाहिए, लेकिन इस पेशे में पापियों की घुसपैठ हुई। उसने जो फ्रॉड किया, उससे आत्मरक्षा के लिए गुंडे पाले, गुंडों को पत्रकार बना लिया, बड़े बाप के आवारा बच्चों को। अब उस समय में जो मान लीजिए स्क्रीन पे जो टेलीविजन में कहा जाता था जो दिखता है वो बिकता है। अब बड़े बड़े चैनल पे सब आप कह रहे हैं ना कि फलाना अल जजीरा पर चला गया, कौन देख रहा है भाई? कौन देख रहा है उनको? अब आपके बेहतरीन उदाहरण है, इनसे बड़े स्टार तो वो हैं जो किसी क्षेत्रीय भाषा में, कोई मैथिली का बड़ा ब्लॉगर हो गया है, कोई भोजपुरी का बड़ा ब्लॉगर हो गया, वो अपने क्षेत्र का स्टार है। वो यदि मधुबनी में घूमेगा, वो यदि बेगूसराय में घूमेगा, अपने क्षेत्र में घूमेगा, तो लोग उसे उसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे। इन्हें कौन जानता है? तो मौसम बदल चुका है, सोशल मीडिया ने तमाम चीजों के मिजाज बदल दिए हैं। वो भी एक तरह की पत्रकारिता ही है और चल रहा है ऐसा ही। जी आपने सही कहा सर, बहुत सारे विषय हैं अभी भी अछूते हैं, बहुत सारे नाम हैं जो बच गए, लेने भी चाहिए थे। एक तो खैर ठीक है, हर जगह नाम लेना या उस पर चर्चा करना भी उचित नहीं है। अंततः उनका जीवन बताएगा कि उनका अपना सत्य क्या है, असत्य क्या है। घटिया बिल्कुल, खबरें, बिल्कुल। मतलब छिछली लेखन करते हुए, वेबसाइट चलाते हुए, फिर इंडिया टुडे में घुस जाते हैं, फिर उसके बाद एक बड़े, मतलब ये इस बहुत तरीके की भी, किस पे हाँ की बात करेंगे मतलब, आप? हाँ सोचिए, किस पे उसके लिए करेंगे। लिखा जा रहा है कि भाई पत्रकारिता का पता नहीं उसने नया स्तंभ लिखा, क्या-क्या छिछोड़ा हरकतें करता था वो। अरे उसके लिए बड़ी-बड़ी, तो मुझे भी इच्छा हुई, इसलिए मैंने भी एक शो, बहुत हाँ व्यूअर्स कहा करते थे कि भाई अल्लन-गल्लन पे भी आपको भी एक शो करना चाहिए सर, आपका भी पक्ष जानना चाहते सर हैं। तो अब मैं मैंने भी बताऊं, एक शो किया था। उसके द्वारा प्रदर्शित किया हुआ इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी और मक्खन लाल जी के सामने वो मेकअप लगाने वाली को इतिहासकार बना के बिठाया इसे, और कुछ दिन पहले बिठाया, इतिहासकार बनाया उसको। मतलब ये इस लेवल का घटियापन, अब क्या कहे कोई, और क्या है अहंकार हो जाता है ना जब आदमी को कि भाई अब मैं इतना बड़ा मंच चलाता हूँ। किसी को लगता है अच्छा ये मंच चलाता हूँ मैं अपने हिसाब से, जैसे अर्नब को ये गुमान हुआ, अच्छा मैं अपने ढंग से चीजें बदल दूंगा। ये गुमान नहीं मुझे होता। लगता है किसी को नहीं पालना चाहिए। ये गुमान, जी ये अहंकार किसी का नहीं रहा। अक्सर उदाहरण में हम और आप देते हैं कि रावण का अहंकार नहीं रहा, तो किसी का अहंकार क्या रह पाएगा? सब मैं अक्सर भारतीय बच्चों जनता को, के आगे बड़े बड़ों का दंभ खत्म हो जाता है, बिल्कुल, भारतीय जनता की सब बुद्धि समझ के आगे। सब टाइम है। एक समय लालू यादव कहते थे ना कि मैं किंग मेकर हूं, है ना? मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। आज देखिए क्या दुर्गति है। अपने राजनीति बेटा तो को छोड़िए, सीएम नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा किंग में करते हैं। सीएम सीएम तो छोड़िए, घर में चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई बेटियां घर छोड़ के भाग रही है। जो जलालत लालू की है, इंडियन पॉलिटिक्स में किसी की भी नहीं है। सही जिस चिदंबरम को लगता था कि हम सब कुछ वो हैं, आज देखिए उन सब की क्या दुर्गति है। तो इसीलिए वक्त है, आदमी को इस भ्रम में रहता है, किसी भी पत्रकार को ये लगता है कि वो नैरेटिव सेट कर देगा। हमारी पत्रकारिता में बहुत चुके ना, कहने की कई शो इस पे हो सकते हैं। लोगों को सही बात, गुमान था कि मैं जी नौकरी खा जाता हूं। अरे मैं तो 10 दरोगा की नौकरी, क्राइम रिपोर्टर को गुमान होता था मैं 10 दरोगा की नौकरी खा गया, मैं तो इतनी नौकरी खा गया। मैं उन क्राइम रिपोर्टरों को संदीप जी तिल तिल मरते देखा है, तिल तिल मरते देखा है। सर। पैसे अतीक अहमद के साथियों मरने से पर दारू पीकर शो करते हुए देखा कि अरे मर बिल्कुल, गया। तो बिल्कुल खैर, इसीलिए इन हाँ, सबको चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। जी सर, बहुत सारी विषय हैं और पत्रकारिता एक ऐसी, तो दर्शकों आज हमने लंबी चर्चा इसलिए की क्योंकि सारी पत्रकारिता जो मीडिया वर्ग ना पूरी तरीके से भारत में हम पर, आप पर, हमके सामने जानकारियां लाने का कार्य यही करते हैं। हम लोग डेली कोई ना कोई यूट्यूब चैनल, टीवी न्यूज कुछ भी देखते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब उसमें लगते हैं ये लोग खबर एडिट करने, अपने हिसाब से तय करने और नैरेटिव चलाने,
और उसी में सच झूठ का घोलमेल करने, कॉकटेल बनाने, तो इनके अंदर की भी गंदगी पर बातचीत करना बड़ा आवश्यक है। और सर की हमेशा पैनी नजर रहती है। आप इनका खुद के शोज जो होते हैं सिंगल, वो जरूर देखें। सतीश सर के साथ जो लाइव होता है वो जरूर देखें। और यह जो सर कार्य करते हैं कि नैरेटिव को, ऐसे जो थर्ड ग्रेड लोग हैं उनके द्वारा स्थापित किए हुए नैरेटिव को काउंटर करने का जो सर कार्य करते हैं वो अद्भुत होता है। तो सर से हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हमें समय मिलेगा, और पत्रकारिता प्लस आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग है उस पर हम एक अलग से चर्चा करना चाहेंगे, बड़ा जरूर आवश्यक है। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद संदीप, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हाँ, आपको यह पूरी चर्चा कैसी लगी इस पर आप हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, ऐसी हमारी आकांक्षा इच्छा रहती है। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, द व्यूज मीडिया, मनीष ठाकुर शो और हमारा चैनल प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।